लाठी, गोली, बेड़ी और गर्दनों से खिलवाड़ करता फांसी का फंदा, ये मेरा अभिमान है, क्योंकि आज आजाद हिंदुस्तान है। मैं हूं वही छरहरा सा, शरीर से दुर्बल लेकिन मन से सबल। अब जिसका ओढ़ना बिछौना गांधी हो तो फितरत वैसी होनी ही थी ना। पहचाना? मैं आपका अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, जिसे आप लोग आज भी प्यार से मामा जी पुकारते हैं। यदि ये मैं हूं तो मेरी जड़ है जोधाना। ये मेहरानगढ़ आज भी वैसा ही है जैसा तब था, और यहीं से सूर्य नगरी मेरे मन में स्थापित हुई। यहां के स्वाद की बात हो तो ये चटखारा, ये तीखापन, लेकिन मन के अंदर उतरने की मिठास की कसक, यहां आइए और महसूस कीजिए। विश्व में सूरज की सबसे ज्यादा तपिश झेलने वाली मानव बस्ती इस जोधपुर में नैनूराम पुरोहित और शांति देवी के घर 10 जून 1908 को एक शिशु का जन्म हुआ। शांत लेकिन विचारशील वृत्ति के उस शिशु को देखकर किसी ने कहा कि वो तो अचलेसर लागे है, और नैनूराम पुरोहित की इस संतान का नाम ही पड़ गया अचलेश्वर प्रसाद। 8 भाई बहनों में दूसरे नंबर का था मैं। पिता पुरोहित और मैं शर्मा, इसकी भी बड़ी रोचक कहानी है। आजादी से पहले गुलामी की बेड़ियां काटने की छटपटाहट में कभी गांधी, कभी नेहरू, कभी सुभाष चंद्र बोस, तो कभी कामराज, निजलिंगप्पा जैसे प्रखर नेताओं के आह्वान पर देश में छिपते छिपाते बैठकें हुआ करती थीं। ऐसी ही एक बैठक जब नागपुर में 1932 में हुई सर्व ब्राह्मण सम्मेलन के नाम से, तो नामों को लेकर बड़ी समस्या हो गई। दक्षिण भारतीयों के नाम अलग किस्म के, तो उत्तर भारतीयों के अलग। तब से तय हुआ कि ब्राह्मण वर्ग के सभी लोग अपना उपनाम शर्मा ही लगाएंगे, और तब से मैं अचलेश्वर प्रसाद पुरोहित से अचलेश्वर प्रसाद शर्मा हो गया। दक्षिण भारतीय कार्यकर्ता भी अपना उपनाम शर्मा लगाने लगे, तो बाद में उनकी पहचान और उनसे संवाद आसान हो गया। बहरहाल चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। देश के स्वाधीनता आंदोलन में राजस्थान और खासकर मारवाड़ का योगदान अलग ही रहा है। हमारा संघर्ष सिर्फ बरतानिया हुकूमत से ही नहीं था। देशी रियासतों के राजा महाराजा और गांवों के जागीरदार भी हुकूमत के प्रति समर्पण दिखाने के लिए हमें कुचलने में पीछे नहीं रहते थे। तो हमारे हर कदम को दोहरे तिहरे अवरोध का सामना करना पड़ता था। तब के निचुड़े हुए मारवाड़ में रोजगार था ही कहां। या तो बाड़मेर का रुख कर ईरान तक जाते कारोबारी गलियारे का रुख करो, या अजमेर के रास्ते जयपुर, आगरा, दिल्ली की तरफ जाकर विपरीत हालात में अपने लिए कारगर और महफूज ठिकाना तलाशो। फिजाओं में कहीं गांधी की गूंज थी तो कहीं सुभाष बाबू की। एक तरफ मुंशी प्रेमचंद के गरीब किसान की पुकार थी, तो दूसरी तरफ थी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की अध्यात्म में डूबी साहित्यिक पुकार। तो इन्हीं सारे उबड़ खाबड़ ख्यालात के बीच मैं किशोर अचलेश्वर आ पहुंचा जोधपुर रेलवे स्टेशन, जहां 2 विपरीत दिशाओं की रेलगाड़ियां चला करती थीं। एक पोकरण जाती थी तो दूसरी अजमेर। सोचा तो था कि पोकरण की तरफ जाकर कोई अच्छी सी नौकरी पकड़कर जिंदगी गुजार दूंगा, लेकिन अंतरात्मा की पुकार तो कुछ और ही ठाने बैठी थी। इसी उहापोह में पोकरण वाली गाड़ी तो रवाना हो गई, और मैं दूसरी तरफ की मारवाड़ जंक्शन वाली गाड़ी में सवार होकर अजमेर आ गया। मेरे पदचाप की तलाश में पुत्र दिनेश शर्मा जब अजमेर पहुंचे तो वहां उन्हें मिली अरावली की वे ही वादियां जिन्होंने आजादी के संघर्ष को देखा है। तब तक अजमेर आजादी की अलख जगाने वाले निडर युवाओं का केंद्र बन चुका था। पता चला कि ब्यावर से एक साप्ताहिक अखबार छपता है, तरुण राजस्थान। पूरे राजस्थान में इसकी प्रतिष्ठा है, और ये बरतानिया हुकूमत और सामंतशाही के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। कोई 1.5 दर्जन रियासतों के बीच फिरंगियों का भी अत्याचार झेल रही 1.5 करोड़ राजस्थानियों की आवाज था तरुण राजस्थान, और मैं उस आवाज में एकदम घुल मिल गया। तब बहुत सुना था बिजोलिया आंदोलन के बारे में। अपना खजाना भरने और फिरंगियों को खुश रखने के लिए मेवाड़ रियासत ने किसानों पर भारी लगान लाद दिया था। मूल रूप से गरीब लेकिन आत्मनिर्भर किसान कौम ने एक हद तक तो भारी लगान सहा, लेकिन
बोझ से जब कमर टूटने लगी तो उनका आक्रोश फूट पड़ा। बिजोलिया जागीर की देखा देखी दूसरी जागीरें भी जब किसान को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझने लगी तो किसान भी क्या करते, आखिर फट पड़े। मैंने तो वो दौर देखा है जब कोई जागीरदार बनता था तो किसानों को तलवार बंधाई कर देना पड़ता था। वाकया है 1931 का, जब किसानों के उस मुखालफत आंदोलन ने मुझे झकझोर कर रख दिया था। किसान गरीब तो थे ही, अब लाचार भी हो चले थे। मेरी आवाज विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय और माणिक्यलाल वर्मा से कब जा मिली पता ही नहीं चला। अभी तो महज एक जोशीला आगाज था कि हुकूमत ने पकड़ लिया। हाथ पांव में बेड़ियां डाली गईं। अपना बिस्तर और जरूरत के सामान वाला संदूक सिर पर रखकर कच्चे पहाड़ी रास्ते पर गांव गांव घुमाया गया मुझे। गांव में पहुंचते ही घुड़सवार सिपाही मुनादी करता कि यह नेता है, जूते मारो इसे। गांव वाले नहीं मानते तो उनकी कुटाई होने लगती। आखिर वे भी बेमन से जूता मारकर अपना पिंड छुड़ाते। इस तरह करीब 20 मील के सफर में कई गांवों की जूतियां पड़ी थीं इस देह पर। सच कहूं तो पीड़ा उत्साह में बदल जाती थी और जिस्म के जख्म हौसला बन जाते थे। आखिरकार मेरे सामने 1941 में हुकूमतें किसानों से समझौता करने पर मजबूर हुईं, तब बिजोलिया किसान आंदोलन का समापन हुआ। बिजोलिया आंदोलन स्वाधीनता संग्राम में मील का पत्थर साबित हुआ। मुझसे अधिक योगदान तो दूसरों का रहा, लेकिन उस दौर के सारे अखबारों, पत्रिकाओं और किसानों की पुस्तकों में सबके बीच मेरा नाम प्रमुखता से छपा था। ये सारी उपलब्धि मैं अपने गुरुओं को समर्पित करता हूं। कि बिजोलिया किसानों के लाग बाग के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था, ये उदयपुर के वर्तमान भीलवाड़ा के पास ऊपर माल के बिजोलिया नामक रियासत में रहकर जात के किसानों ने किया था। और ये आंदोलन लंबा चलने के बाद में इसके बहुत नामी नेता जो विजय सिंह पथिक थे, माणिक्यलाल वर्मा थे, साधु सीताराम दास थे, ये उसका नेतृत्व कर रहे थे। एक समय ऐसा आया जब ये सारे नेता बंदी बना लिए गए और वो किसानों का आंदोलन थोड़ा क्षीण होने लगा। तब राजस्थान के जो श्रेष्ठ आंदोलनकारी थे उनमें ये मंत्रणा हुई कि ये आंदोलन जो है ये दबना नहीं चाहिए, ये सही आंदोलन है और किसान अपने ऊपर लगने वाली लाग बाग का विरोध कर रहे हैं और ऐसी लागे बागे लगभग सारे राजस्थान में लगती है, तो ये प्रेरणा बनेगा, इसलिए इसको प्रज्वलित रखा जाए। हरिभाऊ उपाध्याय से मंत्रणा के बाद में अचवेश्वर प्रसाद जी मामा जो है उनको नियुक्त किया गया कि वे जाकर वहाँ जो नेता पकड़ लिए गए हैं, जो शून्य वहाँ वैक्यूम पैदा हुआ है उसको भरें और किसानों का नेतृत्व करें, उनको थकना नहीं दें। मामा जी यहाँ से भेष बदल कर गए और आप सोचिए उस वक्त जाना उदयपुर, तो अभी ट्रेन में भी जाना मुश्किल है, वो उस वक्त कैसे पहुंचे होंगे। भेष बदल कर वो पहुंच के बिजोलिया के नीचे वाले एक गांव गिरधरपुरा में ठहरे और वहाँ किसानों को बुला के उनको निर्देशन करने लगे, मार्गदर्शन। थोड़े समय पश्चात जो बिजोलिया के अंग्रेज अधिकारी थे, ठाकर के सलाहकार थे और ठाकुर जो था कृष्ण सिंह, उनको ये सूचना मिली कि मारवाड़ का कोई एक व्यक्ति आ गया है, वो किसानों को बरगला रहा है। तो गिरधरपुरा लोग भेजे गए, मामा जी गिरफ्तार हो गए, उनको 25 तरह की यातनाएं दी, जिसका बड़ा भारी बखान किया हुआ है। कैसे तो उनको डंडों से पीटा गया, कैसे उनके ऊपर बोझा रख दिया गया, कैसे उनको निर्वस्त्र किया गया, कैसे उनको 20 मील की सीमा पर, बूंदी की सीमा में पैदल ले जाया गया, ऊपर बाहर रखा गया। ये सारे अत्याचार सहन करने के बाद भी निर्भीकता से मामा जी को जब कहा किसानों के जूते लगाओ, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँ, क्योंकि मैं इनकी सहायता करने के लिए आया हूँ।
इसलिए इनको जूते मैं नहीं लगा सकता। उनको और दंडित किया गया और अनेक यातनाओं के बाद में बूंदी की सरहद में ले जाकर उनको छोड़ा गया। जोधपुर रियासत पूरी तरह बरतानिया हुकूमत के कब्जे में थी। हालांकि तब मारवाड़ सेवा संघ और मारवाड़ हितकारिणी सभा जनहित के मुद्दे अक्सर उठाती थी, लेकिन उसे पनपने का मौका नहीं मिल पा रहा था। 1928 में मारवाड़ हितकारिणी सभा ने मारवाड़ लोक परिषद का अधिवेशन बुलाने की घोषणा क्या की कि रियासत ने फौरन रोक लगाते हुए मुझे, जय नारायण व्यास, आनंदराज सुराणा और भंवरलाल सराफ सहित कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। हम पर नागौर किले की खास अदालत में मुकदमा चला और जयनारायण को 6 तो बाकी को 2 से 5 साल की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया गया। नागौर की वो जेल है जहां पर अमर स्वतंत्रता सेनानी मामा अचलेश्वर प्रसाद शर्मा को गिरफ्तार करके रखा गया था, बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों के साथ में। जी हाँ, वही ऐतिहासिक नगरी है नागौर, जिसके अंदर बड़े बड़े किसान आंदोलन हुए। ये वही ऐतिहासिक नगरी है नागौर जिसके अंदर स्वतंत्रता सेनानी मामा अचलेश्वर प्रसाद शर्मा को अमानुषिक यातनाएं दी गईं। तब इस ऐतिहासिक नगरी अजमेर ने मुझे अपने आंचल में न सिर्फ महफूज किया, बल्कि मेरे वजूद को किसी रूहानी ताकत की तरह मजबूती प्रदान की। संवाद के तब 2 ही प्रमुख जरिए थे, एक बतकही तो दूसरा अखबार। तरुण राजस्थान अखबार हाथ में क्या आता था कि तब के भारत की तमाम खास बातें फिरंगियों से छिपते छिपाते पढ़ने के लिए मिल जाया करती थी। गांधी, महात्मा, बापू, न जाने कैसी कशिश थी इस छोटे से नाम में। जिसे कोई भी पढ़ ले, समझ ले, तो उस दुबले पतले फकीर के पीछे स्वतः स्फूर्ति चल दे। नमक तो आज सर्वसुलभ है, अब के लोग तो जानते ही नहीं कि कभी मुफ्त मिलने वाले इस चुटकी भर सफेद नमकीन चूर्ण के लिए गांधी बाबा को सत्याग्रह तक करना पड़ा था। हमें पता चला तो हम भी बापू के साथ खड़े हो गए। तब हमें 1.5 साल की जेल हुई थी। यह अलग बात है कि गांधी इरविन समझौते की वजह से मुझे 1.5 साल से कुछ पहले रिहा कर दिया गया। तब की जेल, तब का अत्याचार आप सब तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अपने आसपास कईयों को मरते या विक्षिप्त होते देखा है मैंने, लेकिन इतना जरूर है कि जो इस आग में तप कर निकले वे शरीर से पत्थर और दिमाग से अग्नि बनकर सामने आए। मेरे बड़े भाई जेठमल पुरोहित का असमय देहांत हो गया। इसके बाद भी मैंने जेल से छूटने के लिए कभी माफी नहीं मांगी। भला गांधी और सुभाष चंद्र बोस के चेले माफी मांगते हैं क्या? बिजोलिया पहुंचना, वहां गिरफ्तारी, जेल में बंदूकों के कुंदों से कुटाई, हथकड़ी, बेड़ी और जिस्म से रिस कर देश की माटी में मिलता लहू। जब देश निकाले का हुक्म हुआ तो मैं किसी तरह आगरा पहुंचा। तब एक क्रांतिकारी कलमकार कृष्णदत्त पालीवाल आगरा में एक अखबार निकालते थे, दैनिक सैनिक। कृष्ण जी ने नाम दिया अचलेश और मैं उस अखबार से जुड़ गया। तरुण राजस्थान की तरह ही दैनिक सैनिक में भी मैंने संपादक की हैसियत से पूरे विवेक से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद कर डाली। आज का खड़गपुर तब का हिजली कहलाता था, जहां बरतानिया हुकूमत की फौज का स्थायी शिविर था और वहां कुछ निहत्थे नागरिकों की फौजियों ने हत्या कर दी थी। इस गोलीकांड को हमने उजागर किया तो अंग्रेज सरकार अखबार के खिलाफ कार्रवाई करने पर उतारू हो गई। विपरीत परिस्थितियों में भी कृष्णदत्त पालीवाल ने मुझे गले लगाकर कहा था, शाबाश अचलेश। संघर्ष के बीच कुछ महीने गुजरे ही थे कि दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस भंग होने की सूचना मिली और बापू ने नए सिरे से सत्याग्रह का ऐलान कर दिया। राजस्थान में सत्याग्रहियों का नेतृत्व करने के लिए अचलेश्वर को यानी मुझे चुना गया तो मैं आगरा से ब्यावर आ गया। सत्याग्रह का असर देखो कि फिर हो गई साल भर की जेल। मुझे गर्व है कि तब मैं प्रथम श्रेणी का खतरनाक क्रांतिकारी आंका गया। 40 सेर यानी 37 किलो से ज्यादा अनाज पीसो तो कंकड़ वाली दाल और रूखी सूखी 2 रोटियां नसीब होती थीं। 4 फुट लंबी और 5 फुट ऊंची काल कोठरी थी, जबकि मेरा कद 5 फुट 10 इंच था। मेरा ऐसा महल
जहां न मैं खड़ा हो सकूं न पांव फैलाकर सो सकूं। इस विशालकाय काल कोठरी के कोने में एक नाली थी। ऐसी कई कोठरियों को जोड़ती हुई जगह जगह जाम ये नाली ही हमारा शौचालय था। बदबू ऐसी कि दम घुट जाए, लेकिन जितना दम घुटता गया उतने ही हौसले भी तो बुलंद होते गए मेरे। बाजू वाली ऐसी ही काल कोठरी में मेरे दोस्त प्यारचंद बिश्नोई और चौधरी लादूराम भी तो थे। यहां से छूटा तो कुछ दिन शांति से बिताने की गरज ने मुझे फिर आगरा पहुंचा दिया। फिर पुनः प्रकाशित वही अखबार दैनिक सैनिक। इसी बीच भरतपुर के क्रांतिकारी गोकुलचंद शर्मा की बेटी कृष्णा कुमारी ने मेरे जीवन में प्रवेश किया। कृष्णा तो साक्षात कृष्णा निकली, जिन्होंने न सिर्फ मुझे थामा बल्कि मेरी ताकत बनकर छटपटाते गुलाम भारत की धमनियों में निर्बाध बहने लगीं। परिवार के प्रति समर्पित कृष्णा बहुत अंतर्मुखी भी थीं। अब तारीख तो याद नहीं, लेकिन इतना पता है कि 1920 में मैं माता कोकिला देवी और पिता गोकुलचंद शर्मा के घर पैदा हुए। एक अलग ही माहौल था घर का। नाना के दोस्त पंडित तोताराम शर्मा, सेठ जमनालाल बजाज, पिता बापू गोकुलचंद और इन जैसे कितने ही आजादी के मतवाले दीवाने गांधी का नाम ले लेकर पता नहीं क्या क्या बातें करते थे। जमनालाल बजाज ने मेरी बाल सुलभ जिज्ञासाएं समझी और मुझे और मेरी छोटी बहन कमला को शिक्षा के लिए गांधी जी और कस्तूरबा के सानिध्य में साबरमती आश्रम भिजवा कर ही माने। यहाँ मैट्रिक तक की शिक्षा के दौरान स्वामी सत्यदेव, काका कालेलकर जैसे धुरंधरों का सानिध्य मिला, तो बाद में जयप्रकाश नारायण और प्रभावती जी का भी आशीर्वाद मिला। साबरमती से वर्धा तक की शिक्षा यात्रा ने मुझे वक्त से पहले ही परिपक्व और जुझारू बना दिया था। शिक्षा पूरी होने के बाद जमनालाल बजाज मुझे और मेरी बहन कमला को भरतपुर छोड़ने स्वयं आए। मेरे पिताजी गोविंदराम शर्मा भरतपुर में स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया था और अश्लेश्वर प्रसाद जी मामा साहब मेरे मौसा जी हैं, उन्होंने भी संग्राम में काफ़ी समय से लगभग 1920 से 1919 से उससे जुड़े हुए थे स्वतंत्रता संग्राम से। उन्होंने 1940 में पेपर चालू किया। मैं उस भाग्यशाली परिवार से हूँ जिसमें मेरी माताजी भी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और मेरी मौसी ने भी लिया है, मेरे पिताजी ने भी लिया है। मेरे माताजी और मेरी मौसी मेरी वर्धा आश्रम, गांधी जी के वर्धा आश्रम में उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद में मेरी मम्मी और उन्होंने जो है ना साबरमती आश्रम में, गांधी जी के आश्रम में पढ़ाई की। उसके बाद 1932 में जब उन्होंने पढ़ाई उनकी ख़त्म हुई तो जमनालाल जी बजाज उनको भरतपुर छोड़ने आए थे। इसी बीच गांधी जी की प्रेरणा से अचलेश्वर प्रसाद जी से सन 1935 में मेरी शादी भी हो गई। बापू के आह्वान पर आंदोलन में सक्रियता दिखाने का इनाम ये मिला कि अंग्रेजी हुकूमत ने मुझे भरतपुर जेल पहुंचा दिया। तब तक पति अचलेश्वर जी ने 1940 में अपना अखबार प्रजा सेवक निकाल ही दिया था, तो मैं भी अखबार से जुड़ गई। तब क्रांतिकारी छिपे और बिखरे रहते थे ताकि जल्लाद हुकूमत की नजरों में न आ सकें। शीर्ष नेताओं के संदेश हम खाने के टिफिन में छिपाकर उन तक पहुंचाते थे। एक बार तो जोश उफान पर था और अंग्रेजी साम्राज्य की रियासतों के झंडे आंखों में चुभते थे, तो जोधपुर में 5 जगह एक ही दिन में इमारतों की छत पर पहुंचकर अंग्रेजी झंडा फाड़कर तिरंगा फहराया था मैंने। कलेक्ट्री पर तिरंगा फहराकर उतरते वक्त एक गोली भी तो लगी थी मेरी जांघ पर। जिंदगी भर उस गोली का निशान मुझे तिरंगे जैसी गरिमा ही प्रतीत हुआ। बापू के आह्वान पर जब विदेशी कपड़ों की होली जलाने की बात आई तो हम सब यही गाते हुए घूमते थे, उठो भारत वीरो जगत को जगाओ, गांधी का संदेश घर घर पहुंचाओ, विदेशी वस्त्रों की होली जलाओ। स्मृतियां बहुत हैं, तब के जख्म आज फूल लगते हैं और आज जब मैं नहीं हूं तो मेरे फूलों के साथ मिलकर ये फूल भारत माता के श्री चरणों में अर्पित है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मुझे दिए गए अपने पिता गोकुलचंद शर्मा तक पहुंचाने के लिए। तब जोधपुर से मवेशी लेकर एक मालगाड़ी आगरा रवाना हुई थी। गाय भैंसों के बीच छिपती छिपाती मैं भी उसमें सवार हो गई। मवेशियों के मलमूत्र की दुर्गंध के बीच सफर के वो 5 दिन 5 सदी जैसे कटे थे।
किसी तरह मैं भरतपुर पहुंची और पिता को सारे दस्तावेज सौंप दिए। काम पूरा करने की संतुष्टि वाली लंबी सांस अभी ली भी नहीं थी कि पता नहीं कैसे पुलिस को भनक लग गई और मैं और मेरे पिताजी गिरफ्तार कर लिए गए। आजादी के आंदोलन में भाग लेते हुए मुझे 4 वर्ष विभिन्न जेलों में गुजारने पड़े। मेरी बड़ी बेटी शारदा शर्मा तब महात्मा गांधी के निर्देश से जोधपुर वानर सेना की अध्यक्ष बनी और बच्चियों और बालकों को इस संघर्ष के साथ जोड़कर अनेक आंदोलन किए। मेरी छोटी बेटी डॉक्टर ओम कुमारी शर्मा आज 75 साल से ऊपर की है, लेकिन उसकी यादों में मैं और मेरे मामा साहेब आज पूरी तरह जीवंत हैं। पिताजी को तो हम पिताजी की तरह ही याद करते हैं, लेकिन जब उनके कार्यों की हमको याद आती है तब हम ये याद करते हैं कि उन्होंने कितनी दिक्कतें उठाई थी और कैसे कैसे आंदोलन में भाग लिया और कैसे जेल भुगती थी। माताजी भी हमारी स्वतंत्रता सेनानी थी और उन्होंने जो है वो आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया, जबकि महिलाएं बहुत कम निकलती थी। उन्होंने शिक्षा का प्रचार भी किया कि इनसे महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए, जिससे कि वो आंदोलन में भी भाग ले सकें और घर के काम भी अच्छी तरह कर सकें, बड़ी बड़ी नौकरियों में जाएं, जज, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर सब बने। हमारे माता पिता बहुत वीर स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने खूब अच्छी तरह से आंदोलन में भाग लिया, किसी तरह से डरते नहीं थे, निर्भीक होकर के सब बातें बोलते थे। प्रेरणा मिली कि एक तो इंसान को पढ़ा लिखा होना चाहिए, दूसरी ये प्रेरणा मिली कि निर्भीक होकर के सब काम करो, सत्यता पर चलो, राष्ट्र प्रेम की यही ली कि राष्ट्र के प्रति अपना सम्मान रखो। एक और वाकया है, जब अचलेश्वर प्रसाद जी को गिरफ्तार कर जोधपुर के माचिया किला जेल में डाल दिया गया था। ये किला जोधपुर से कोई 10 किलोमीटर दूर कायलाना झील के पठार पर है। तब ये किला राजा की ऐशगाह था और दूसरी तरफ थी जेल की काल कोठरियां। राजा हर महीने में 1 हफ्ते यहाँ रंगरेलियां मनाने आते थे। तब ये किला चारों ओर से बंद कर दिया जाता था। इस एक हफ्ते में कैदियों को खाने के नाम पर नसीब होती थी राजा की जूठन। भूखे प्यासे कैदी की तरफ इस तरह रोटी फेंकी जाती थी कि वो उसे हाथ भी नहीं लगाते थे। माचिया किले की इस जेल में करीब 2.5 साल तक खाना पहुंचाया था मैंने और मुझ जैसी कई बहनों के परिजनों ने। परमात्मा का लाख लाख धन्यवाद है कि मैं ही नहीं, हम सभी महिलाएं न डरी न थकीं, किसी मानव मशीन की तरह अपना फर्ज निभाती रहीं। मेरा छोटा पुत्र दिनेश आज भी कायलाना की इस दुर्गम पहाड़ियों में अपने माता पिता और भारत माता के चरणों की धूल तराशने निकल जाता है। ये राजा महाराजाओं के अय्याशी का किला था, इसके अंदर बंद करके रखा जाता था, भूखा मारा जाता था उनको। और वो सप्ताह में एक बार इस शिकारगाह के अंदर, सामने एक शिकारगाह बनी हुई है, उसके अंदर शिकारगाह के अंदर बैठ के शराब और मांस परोस के और खाया करते थे और स्वतंत्रता सेनानी के सामने रोटी के टुकड़े फेंका करते थे। क्योंकि जब वो सप्ताह भर तक यहाँ रहते थे तो उस वक्त के अंदर इनको खाना नहीं मिलता था स्वतंत्रता सेनानियों को। जब ये राजा महाराजाओं के सामंत यहाँ पर बैठे रहते थे उस वक्त में वो भूखे मरते थे। उनको जो खाना लेके हमारी माताएं बहनें आती थी उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, उनको जो है वो रोक देते थे। एक सप्ताह भर तक वो यहाँ पर नर्तकियों को नचाते थे, डांस करते थे, शराब पीते थे और मांस खाते थे और रोटी के टुकड़े स्वतंत्रता सेनानियों के सामने फेंकते थे। स्वतंत्रता सेनानी अंदर कैद होते थे, उसके अंदर किले के अंदर बनी हुई बैरक के अंदर वो हाथ यूं कर कहते थे कि भाई हमको कम से कम खाने के लिए हमारे परिवार के लोग आए, उनको अंदर अलाउ करो। अलाउ नहीं करते थे, वो भूख से तड़पते रहते थे, वो इनके दिए टुकड़े नहीं खाते थे। मेरी पुत्रवधू डॉक्टर कमला भी शादी के बाद घर आई तो मेरे साथ ही रही। उसे आज भी याद है मेरे साथ गुजरा एक एक पल। मेरी सास के बारे में तो ये कहूँगी कि मेरी सास मेरे को बहुत प्यार करती थी, मेरे को अपनी बेटियों की तरह रखती थी, प्यार से और बड़े प्रेम से। जो काम मुझे नहीं आता तो डांटने की बजाय सिखाती थी आराम से। वो बताती थी कि मैं साबरमती आश्रम में पढ़ती थी तो मुझे लगता है कि मैं इतिहास में खो गई हूँ, कहाँ पहुँच गए। गांधी जी पढ़ाते थे, कस्तूरबा पढ़ाते थे, हम यूँ सोचते रहते कि हम कहाँ पहुँच गए, कि मैं किस घर की बहू हूँ। इस बात का गर्व है मुझे। अब मैं भी नहीं डरती हूँ किसी से, अन्याय के खिलाफ तो बिल्कुल लड़ना ही लड़ना। मेरे पीर साइड में कोई भी क्रांतिकारी नहीं है, कोई भी फ्रीडम फाइटर नहीं है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं एक क्रांतिकारी परिवार की बहू कहलाती हूँ। अरे, मेरी धर्मपत्नी कृष्णा का स्मरण क्या हुआ?
मैं भावुक हो गया। लेकिन भावनाओं को काबू करना और अपने कर्म पथ पर चलते जाना मैंने कृष्णा से ही तो सीखा। आखिर वे मेरी पूर्णता जो थीं। 1935 से लेकर 1974 यानी करीब 4 दशक का हमारा साथ दाम्पत्य जीवन के अटूट बंधन से भी ऊपर का बंधन था। अभी शादी हुए 2 साल ही हुए थे, तब तक तो इनकलाब, जेल और कलम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। इसी बीच अकोला के प्रतिष्ठित साप्ताहिक नया राजस्थान से भी बुलावा आ गया, लेकिन मैं 1937 में आगरा से जोधपुर लौट आया। मैं ज्यों ही जोधपुर लौटा, प्रजामंडल की सारी जिम्मेदारी अध्यक्ष की हैसियत से मेरे कंधों पर डाल दी गई। 24 अक्टूबर 1937 को गिरदी कोट मैदान में एक सभा रखी गई थी। कानपुर के मजदूर नेता राजा राम शास्त्री मुख्य वक्ता थे। सरकार ने उनका आना रद्द करा दिया तो मुझे ही मंच की अध्यक्षता करनी पड़ी। जब बोलने लगा तो जैसे सरस्वती मेरी वाणी से निकलने लगी। अकाल के हालात, रियासत की अय्याशी, ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र, मैंने बिना किसी लाग लपेट के सब कुछ ईमानदारी से कह डाला। ये सत्ता के मठाधीशों को इतना नागवार गुजरा कि मुझे राजद्रोही घोषित कर गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे गिरफ्तारी वारंट पर महाराजा उम्मेद सिंह के दस्तखत थे। मुकदमा चला तो कहां, जोधपुर नहीं, बाड़मेर के बालोतरा में, ताकि बचाव का कोई मौका तक नहीं मिल सके। वो दीपावली का दिन था जब बालोतरा के खुले मैदान में मुझे 2.5 साल की सजा सुनाई गई और पहुंचा दिया गया जोधपुर में कायलाना झील के पास माचिया किले की जेल में, जिसका जिक्र कृष्णा ने किया था। जून 1939 को मैं रिहा हुआ। कुछ दिनों बाद ही तय हुआ कि मारवाड़ लोक परिषद का राजनीतिक सम्मेलन होगा। हुकूमत को तो पता चलने की देर थी। उसने मार्च 1940 में मारवाड़ लोक परिषद के अध्यक्ष की हैसियत से मुझे और मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित कर मुझ सहित 8 लोगों को अलग अलग किलों में नजरबंद कर दिया। मुझे नसीब हुआ दौलतपुरा का किला। ये वो दौलतपुरा किला है जिसके अंदर, इसी जेल के अंदर स्वतंत्रता सेनानी मामा अचलेश्वर प्रसाद जो मेरे पिता थे उनको रखा गया। 2.5 साल तक उन्होंने इसी जेल के अंदर भयंकर अमानुषिक यातनाएं पाई। उनको यातनाएं देने के लिए, इतनी यातनाएं देने के बाद में, हंटरों से पीटने के बाद में, कोड़ों से पीटने के बाद में और बर्फ़ की शिलाओं के ऊपर सुलाने के बाद में, कंकरीली रोटियां खिलाने के बाद में 2.5 साल तक इस जेल के अंदर, इन यातनाओं के अंदर उनको कैसे सहन किया होगा, ये सोच के मेरा दिल भर आता है। मैं बार बार ये सोचता हूँ, मामा अचलेश्वर शर्मा का मैं पुत्र हूँ, इसका मेरे को गर्व है। लेकिन मेरे पिता ने जिंदगी के 2.5 साल इस कालकोठरी के अंदर बिताए, लेकिन उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने की कसम खा रखी थी और वो देश की आज़ादी का दीवाना आखिर देश को आज़ाद करा के ही करके ही वो अपने गर्व से सर उठा के कह सका कि हाँ, आज मैंने देश को आज़ाद करा दिया है। मेरे को गर्व है कि मैं मामा अचलेश्वर प्रसाद शर्मा का बेटा दिनेश शर्मा पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा हूँ जहां जहां मामा अचलेश्वर प्रसाद शर्मा के कार्य थे। ये वो दौर था जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ चुका था। अंदर और बाहर दोनों मोर्चों पर बुरी तरह घिरी बरतानिया हुकूमत तब घुटनों पर आ गई थी। जोधपुर की सरकार को भी क्रांतिकारियों से सुलह का रास्ता अपनाना पड़ा। लोक परिषद पर लगा प्रतिबंध खत्म हुआ तो हमारी नजरबंदी भी खत्म हुई और मुझे जोधपुर से प्रजा सेवक नामक साप्ताहिक अखबार निकालने का मौका मिला। प्रजा सेवक जल्दी ही बेहद लोकप्रिय हो गया और दूर दराज के लोग भी इसे बहुत चाव से पढ़ने लगे। कलम के रूप में मिले इस अचूक हथियार ने ऐसी सत्यान्वेषी खबरें प्रकाशित की कि बीकानेर रियासत ने तो अखबार पर ही प्रतिबंध लगा दिया। उम्र और संघर्ष के बीच का ग्राफ जब चढ़ने लगता है तो न जाने कैसे कैसे विचार फूटने लगते हैं। ऐसा ही एक विचार फूटा कि पत्रकारिता पेट की आग नहीं, आत्मा की आग होती है। मैंने इसे प्रजा सेवक में छाप दिया और देखते ही देखते यह वाक्य एक नारा बन गया। प्रजा सेवक की पत्रकारिता के प्रति निष्ठा का ईंधन बन गया यह स्लोगन। साथी और परिजन बताते हैं, प्रतिबंध के बावजूद
प्रजा सेवक ऊंटों की हौदियों पर और कपड़ों में छिपाकर आम आवाम और बीकानेर तक पहुंचाया जाता था। से उनके जो राइट सब जाते थे उससे सरकार हिल जाती थी। ये राजे महाराजे जो उस समय जो गुलाम थे वो ये तय नहीं कर पाते थे, विशेष रूप से बीकानेर महाराजा और जोधपुर महाराजा, और उनको ये लगता था कि विलक्षण व्यक्तित्व ये क्या चीज़ है। मतलब आग उगलती थी उनकी जो वाणी और लेखनी होती थी और उसमें ऊर्जा का संचार होता था और देशभक्ति के लिए। बहुत सरल है आज ये कहना कि लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता 4 पाए होते हैं, लेकिन तब के 4 पाए थे ब्रिटिश शासन की गुलामी, रियासतों का जुल्म, गरीब और डरा हुआ समाज और संचार क्रांति के अभाव में तिल तिल कर टूटती पत्रकारिता। यदि आवाज बुलंद हो गई तो सजा, जेल और यातना। इन हालात में 1940 से प्रजा सेवक साप्ताहिक नियमित निकलने और मिलने तो लगा ही, अपने आप चला भी खूब। कभी तलाशी, कभी जब्ती, कभी हत्या की धमकी और डावाडोल आर्थिक स्थिति में भी खूब पढ़ा गया प्रजा सेवक। देखते देखते 1942 आ गया। 42 में ही मारवाड़ लोक परिषद ने उत्तरदायी शासन व्यवस्था लागू करने की मांग पर आंदोलन करने की घोषणा की, तो मैं भला पीछे कैसे रह सकता था। लेकिन होनी तो वही थी जो तब के भारत की जिंदा कौम के भाग्य में थी। गिरफ्तारी, जेल, मुकदमा, सजा, रिहाई, गिरफ्तारी। राजस्थान के जितने किले कोई सैलानी उम्र भर में भी नहीं देख सकता, उससे ज्यादा तो मैंने जेल और नजरबंदी में देख लिए। 1944 में मई की 28वीं तारीख थी जब मेरे ऊपर से नजरबंदी हटाई गई। ये वो दौर था जब द्वितीय विश्व युद्ध के देश लड़ते लड़ते थकने लगे थे। सुभाष चंद्र बोस सशस्त्र क्रांति की तैयारी में विदेश में समर्थन जुटा रहे थे, तो देश में महात्मा गांधी सत्याग्रह और अहिंसा के रास्ते पर चलकर बरतानिया हुकूमत के ताबूत में कील ठोंक रहे थे। रियासतें अय्याशी में डूबी थीं। फिरंगियों के तेवर ढीले पड़ने लगे थे, तो मैं और मेरे जैसे कई क्रांतिकारी कुछ राहत पाकर एक बार फिर जी जान से आजादी की मुहिम में जुट गए। अभी साल भर भी नहीं बीता था कि अगस्त 1945 में खबर आई कि सिंगापुर से बैंकॉक जा रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दिन के बाद वे किसी को दिखाई नहीं दिए। सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वाधीनता आंदोलन के सबसे प्रतिष्ठित और समर्पित सेनानी, जिनके स्नेह ने मेरे लहू में एक अलग ही तासीर डाल दी थी। नेताजी 1937 में जीवन में एक ही बार राजस्थान आए थे। हमारे संघर्ष की उन्हें पूर्ण जानकारी थी। वे सीधे जोधपुर आए। तब मैं जेल में डाल दिया गया था। जैसे ही उन्हें पता चला, वे मुझसे मिलने जेल चले आए। मुझे याद है उनका एक एक लफ्ज, शाबाश अचलेश। उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा कि तुम अंग्रेजों और सामंतों के जुल्म के खिलाफ यूं ही आवाज उठाते रहो, मैं खुद उस आवाज को बुलंद करूंगा। ये तो सब राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम की अविस्मरणीय ऐतिहासिक घटना है कि सुभाष बोस जैसा देश का सबसे स्वस्थ नेता जो है वो राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी के से मिलने के लिए आए। मतलब बाकी सुभाष बोस राजस्थान में और कहीं नहीं गए, एक बार आए कुल मिला करके। जोधपुर की धरती धन्य हो गई उनके ऐसे आदमी के आने से। ये बताओ, जेल, कारागार, उप कारागार, छोटी जेल, नजरबंदी, कैद, अगर सबका हिसाब लगाने बैठूं तो अपनी उम्र की सबसे सक्रिय अवस्था के 11 साल तो वहीं बीते। अमावस की रात को ही तो मनाई जाती है दीपावली। देखिए कैसा रहा मेरा दीपावली से रिश्ता। 1930 की दीपावली अजमेर सेंट्रल जेल में, 1932 की दीपावली नागौर से 160 किलोमीटर दूर दौलतपुरा किले की जेल में, 1933 और 1934 की दीपावली अजमेर जेल में, 1937 और 1938 की दीपावली जोधपुर सेंट्रल जेल में और माचिया किले में, 1940 की दीपावली बाड़मेर के बालोतरा के मैदान में लगी खुली अदालत में, जहां मुझे सजा सुनाई गई। 1941 की दीपावली पर
हालांकि मैं जेल से बाहर था, लेकिन उसी दिन जोधपुर के चीफ मिनिस्टर सर डोनाल्ड फील्ड का सरकारी नोटिस मिला था। नोटिस में लिखा था, बीकानेर जोधपुर रियासत की शिकायत पर तुम्हें चेतावनी दी जाती है कि अगर तुमने बीकानेर, जोधपुर और दूसरी रियासतों की आलोचना बंद नहीं की तो 1 साल के लिए नजरबंद कर दिए जाओगे और तुम्हें देश निकाला भी दे दिया जाएगा। ऐसा वे कहीं भी क्यों नहीं, वे इतने डरे हुए थे कि मामा जी को मारवाड़ का बिफरा हुआ शेर कहा करते थे। कि ऐसा शख्स जिसने अपने जीवन के 8 साल लगभग जेलों में बिताए, और संयोग ये देखिए कि दिवाली का त्यौहार सब लोग हर्षी खुशी से मनाते हैं और वो व्यक्ति काल कोठरियों में सिसकता हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जेल में बराबर सक्रिय रहे और आंदोलनों को वहाँ से भी गति देते रहे, अपने साथी कैदियों का भी मनोबल बनाए रखा। मामा अचलेश्वर प्रसाद अग्निधर्मा पत्रकार कहे जा सकते हैं, जिन्होंने खुद अग्नि में जल करके एक तरह का और अपनी लेखनी को उसी तरह की धार दे करके उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। और उसका लाभ ये हुआ कि वो तकनीक जिस समय की इतने साधन नहीं थे, संचार के साधन नहीं थे, न मुद्रण की कोई ऐसी अच्छी तकनीक थी, लेकिन अपने जो विचारों की जो उन्होंने एक ताकत से झकझोरा, प्रशासन को झकझोरा, जनता को जागृत किया और संगठित जनता की बलबूते पर देश को आज़ादी मिली। आज हम स्वाधीनता के उसमें सांस ले रहे हैं, उसका बहुत बड़ा श्रेय मामा अचलेश्वर प्रसाद जैसे स्वाधीनता सेनानियों के कर्मठ व्यक्तित्व को, कृतित्व को जाता है, जिन्होंने अपना घर बार छोड़ करके, सुख सुविधाएं छोड़ करके, त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति के रूप में अपने दायित्व को निभाया। और कोई अपेक्षा नहीं कि हमें आज़ादी के बाद ये सत्ता मिलेगी, सुख मिलेगा, इस तरह का कोई नहीं, यानी बिल्कुल निर्भयी भाव से उन्होंने अपने दायित्व को निभाया, एक सच्चे सपूत के रूप में और मारवाड़ के एक सच्चे छात्र के रूप में। एक और रोचक प्रसंग है। क्रांतिकारी श्याम सुंदर व्यास, रामचंद्र बोड़ा और मदन गोपाल बिस्सा स्टेडियम बम कांड के घोषित अपराधी थे। लगता था कि इन्हें छुड़ाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हम तो ठहरे गांधी बाबा के चेले, सो इन्हें छुड़ाने के लिए हम सब ने और मेरी पत्नी कृष्णा ने महिला डिक्टेटर बनकर सत्याग्रह का सहारा लिया। ये सत्याग्रह की ताकत थी कि हम इन तीनों को छुड़ाने में सफल रहे। मैं सच कहता हूं कि मैट्रिक से ऊपर पढ़ने का अवसर मुझे नहीं मिला, लेकिन पढ़ने, लिखने, सीखने और समझने की ललक ने मुझे डिग्रियों से ज्यादा ज्ञान दे दिया था। तब की पत्रकारिता भी तो अलग होती थी। घटना के संप्रेषण में व्याकरण की त्रुटि बर्दाश्त नहीं की जाती थी। यही वजह है कि आदर्श और मिशन पत्रकारिता के लिए आज भी प्रजा सेवक को याद किया जाता है। राजस्थान की पत्रकारिता का जब इतिहास लिखा जाएगा तो प्रजा सेवक का जिक्र आए बिना रहेगा नहीं। जो पत्रकार लिखने वाले थे, संपादक, वो तो अपराधी माने जाते थे, लेकिन पाठक उसको भी राजद्रोही माना जाता था। इस तरह का यानी सामंती अत्याचार था। उस हालात में उन लोगों ने और पत्रकारिता करके दिखाई। तो आज के जो पत्रकारों के लिए, इसलिए उन्होंने धन अर्जित करने की दृष्टि से अखबार नहीं निकाला, तन मन धन से और समाज सेवा के माध्यम से प्रजा सेवक को जो आज अगर हम करें, आज जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी पत्रकारिता की कहा जाती है, तो उन्होंने 1940 और उससे पहले 1928 से इसी लक्ष्य को रख करके पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया। स्वतंत्रता आंदोलन के एक सिपाही बन करके उन्होंने और देश को आज़ादी दिलाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मारवाड़ रियासत में प्रजा परिषद के माध्यम से उन्होंने पूरा जन जागरण किया, तिल तिल तक जलाया अपने आप को, जेलों में खूब अत्याचार सहन किए, दिवाली से घर वालों से, बच्चों से, सबसे दूर रह करके अपने दायित्व का जिस प्रभावशाली ढंग से उन्होंने निर्वहन किया, हम आज की पीढ़ी उनको उस स्मृति में याद करती है। प्रजा सेवक जब 1940 में शुरू हुआ, उसके साथ कल की दुनिया एक अखबार और शुरू हुआ। उनको लाइसेंस मिला था, उसमें लाइसेंस लेना पड़ता था अखबार निकालने के लिए। लेकिन पूरे मारवाड़ में अगर देखें हम, तो प्रजा सेवक में जो लेखनी थी और जो पत्रकारिता के जो तत्व होता है, जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों पर कड़ाई से अमल करते हुए, इसलिए माना जाता है कि प्रजा सेवक ने पूरी मारवाड़ रियासत में ये अपनी जो उनकी छाप थी वो बेजोड़ मानी जाती थी। उस समय साप्ताहिक पत्रों का ज़माना था, दैनिक पत्र नहीं थे, लेकिन वो साप्ताहिक पत्र भी अपनी
सप्ताह भर निकलते थे, नियमित रूप से निकलते थे और उसकी लोगों को बाढ़ होती थी। कई घटनाएं किसी काव्य प्रवाह से कम नहीं होती। रोजमर्रा के लेखन में न जाने कितने नारे, शीर्षक, कविताएं बन जाती हैं जिनका पता बाद में चलता है। जैसे महाराजा उम्मेद सिंह के देहांत के बाद जब हनुमंत सिंह ने गद्दी संभाली तो मेरे लेख का शीर्षक था नए रावण का जन्म। पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो यह लेख इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे बधाई संदेश भेजा। तब छोटी बड़ी कई कविताएं भी बनी जो लोगों की जुबान पर चढ़ जाती थीं। जोधपुर में जब डोनाल्ड फील्ड की तूती बोलती थी, जनता पर बहुत अत्याचार होते थे, शोषण की पराकाष्ठा थी, तब नौकरशाही को कटाक्ष करता ये व्यंग्य गीत मेरी कलम से निकला था। मारवाड़ रे माय मैं तो मजा करा, मारवाड़ रे माय मैं तो मजा करा, बड़े राजरा नौकर हाँ, मोटी तनखा पावा हाँ, भत्तारी है भरमार मैं तो मजा करा। अरे मारवाड़ रे माय मैं तो मजा करा, ठोठी रैयत ने लूटा, जो कूके उड़ने कूटा, पड़ जावा उड़ने लार में तो मजा करा, मारवाड़ रे माय में तो मजा करा। रिश्वत दे तो काम करा, ना देवे तो तंग करा, करदा उड़ने बर्बाद में तो मजा करा, भाई मारवाड़ रे माय में तो मजा करा। काल दुकाल भले ही पड़ो, लोग मांदगी में भी सड़ो, माने नहीं आवे आज में तो मजा करा, मारवाड़ रे माय में तो मजा करा। झूठा ने साचो कर दिया, साचा ने झूठो कर दिया, मैं यहां पूरा उस्ताद में तो मजा करा, मेकण सो भी नहीं डरा, मारवाड़ रे माय में तो मजा करा। चूका तो नहीं दंड भरा, चूका तो नहीं दंड भरा, मैं हाँ मतलब रा यार में तो मजा करा, मारवाड़ रे माय में तो मजा करा। रोवे जका ने रोवण दो, दुख पावे तो पावण दो, मारो तो रुपयो ही राम में तो मजा करा, मारवाड़ रे माय में तो मजा करा। प्रजा सेवक देश भर में बहुत लोकप्रिय रहा, क्योंकि तब खोजपूर्ण पत्रकारिता के जरिए हम दबी छिपी बातें पूरी ईमानदारी से उजागर कर डालते थे। तब एक विराट क्रांतिकारी थे सागरमल गोपा। 25 मई 1941 को उन्हें इतनी सफाई से गिरफ्तार किया गया कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। जैसलमेर जेल में बंद गोपा जी पर बहुत जुल्म ढाए गए। मुझे भनक लगी कि गोपा जी गिरफ्तार हैं और जैसलमेर की जेल में है, तो मैं रसोइये का वेश धरकर जेल पहुंचा। उन्हें दी जा रही यातनाएं मैंने अपनी आंखों से देखी और उनकी पीड़ा को महसूस किया। नियमित रसोइये के छुट्टी से लौटते ही मुझे हटा दिया गया, लेकिन इतना मेरे लिए काफी था। मैंने प्रजा सेवक में सागरमल गोपा का पूरा वृतांत छाप दिया। गोपा जी के जेल जीवन की दर्दनाक कहानी शीर्षक से खबर उजागर हुई तो पूरा मारवाड़, जोधपुर रियासत दहक उठा। फलौदी लोक परिषद ने गोपा जी की रिहाई की मांग बुलंद कर दी। करीब 1 साल बाद 3 अप्रैल 1946 को जैसलमेर में यह खबर फैली कि गोपा जी को जेल में जला दिया गया। एक खबर यह भी फैली कि गोपा जी ने आत्मदाह का प्रयास किया है। रात के अंधेरे में उन्हें चोरी चोरी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां अगले दिन उनका निधन हो गया। सागरमल गोपा की समाधि पर नमन करते हुए मेरे पुत्र दिनेश शर्मा का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। प्रजा सेवक ने उस वक्त गोपा जी की डायरी, पत्र और उनसे संबंधित सारी बातें छापकर ऐसा माहौल बनाया कि जैसलमेर रियासत के खिलाफ मानो जंग छिड़ गई। यह प्रजा सेवक की खबर का ही असर था कि 24 अप्रैल 1946 को पंडित नेहरू ने एक तीखा बयान जारी कर गोपा जी से हुए व्यवहार को जघन्य गुंडागर्दी करार दिया
और खबर छापने के लिए प्रजा सेवक को शाबाशी दी। मेरे को आज गर्व है कि मैं यहाँ पर सागरमल जी गोपा साहब, अमर स्वतंत्रता सेनानी के जेल के उस कोठरी के बाहर खड़ा हूँ जिसके अंदर उनको अनेक यातनाएं दी गई, अमानुषिक यातनाएं दी गई। उनकी गुदा के अंदर मिर्ची डाल दी गई, उनको खूब जला जला के उनको उनको हंटरों से और कोड़ों से पीटा गया, उनको बर्फ़ की शिलाओं पे सुलाया गया। मेरे पिताजी ने मेरे को कई बार ये उनकी पूरी कथा बताई। उस समय मामा जी जो बाहर से, हमने सुना था कि जयपुर से यहाँ आए थे और उन्होंने कोई कारण का अपराध बताकर और उन्होंने यहाँ पर कोठरी के अंदर रहने का था। फिर उनको वहाँ पर यहाँ पर रसोई वगैरह बना के रखा गया और वो यहाँ पर वो रसोई के बाद में उनकी जो भी यातनाएं थी उसका वर्णन यहाँ से लिखकर और वो जयपुर भेज के आगे कलकत्ता, दिल्ली और कई समाचार पत्रों में आता, ऐसा हमने सुना है। और इस चीज़ के लिए अगर उन्होंने जो शहादत के पीछे उन्होंने जो उनका सहयोग किया, हम उसके लिए भी आभारी हैं उनके परिवार के लिए। जैसलमेर की जेल के अंदर यही वो रसोई है जहाँ मामा साहब रसोइये के वेश के अंदर सागरमल गोपा जी को दिए जाने वाली यातनाओं की खबर लेने के लिए इसी रसोई के अंदर आके खाना बनाते थे और जेलर की परमिशन से, और यहाँ पर आके उनको खाना खिलाते थे। जेलर कहता था इस खाने के अंदर कंकर मिला दो, रोटी में कंकर मिला दो आटे के अंदर, और कंकर मिली हुई और दाल रोटी उनको दी जाती थी और नीचे से उनको खाना किसी कुत्ते को दिया जाता, इस तरह दे दिया जाता था। और जिस वक्त के अंदर उनको खाना खिलाते थे, जिस कोठरी में खाना खिलाते थे सिर्फ 5 फुट की कोठरी थी, जबकि वो 7 फुट के 6.5 फुट के सागरमल गोपा जी थे। उस कोठरी के अंदर कैसे पैर फैलाते, कैसे खड़े होते और इस तरह से इतने जुल्म करते हुए उस कोठरी में उनको रखा। सन 1941 से लेके सन 1946 तक वो इस जेल के लिए अमानुषिक यातनाएं भुगतते रहे और उनकी गुदा के अंदर मिर्च बढ़ती गई। उनको कोड़ों से, हंटरों से पीटा गया, बंदूकों कुंदों से पीटा गया और इस कदर उनको बर्फ़ की शिलाओं पे सुलाया गया। इस कदर अमानुषिक जुल्म उनके ऊपर किए गए। और सागरमल गोपाल जी को जिस कोठरी में रहते थे उसी में वो लैट्रिन बाथरूम करते थे, उसी में वो शौच करते थे, उसी एक ही मटकी के अंदर से वो पानी पीते थे, उसी मटकी से वो शौच को बहाते थे। कितनी दुर्गंध भरी वो कोठरी होगी, कितनी काल कोठरी वो जो अभी मैंने आपके सामने बताई, वो काल कोठरी इसी जेल के अंदर, जिसके अंदर मेरे पिता ने अपनी ज़िंदगी के सन 41 से लेकर 1946 तक के बीच में कई बार यहाँ पर न्यूज़ कवरेज की। वो न्यूज़ें देश के विभिन्न समाचार पत्रों में, हिंदुस्तान टाइम्स में, नवभारत टाइम्स के अंदर, विश्वामित्र कलकत्ता का बहुत एक प्रसिद्ध उस जमाने में अखबार हुआ करता था, राजस्थान का जोधपुर का एकमात्र अखबार प्रजा सेवक साप्ताहिक था जिसकी 26,025 प्रतियाँ निकलती थी उस वक्त के अंदर। उन्होंने उसके अंदर उसके उन प्रतियों से उनका प्रचार जब लोगों के दिमाग के अंदर पहुंचा कि एक स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को इस तरह अमानुषिक यातनाएं दी जाती है, पूरे राजस्थान के अंदर चेतना जागी और बहुत स्वतंत्रता सेनानियों ने आंदोलन में कूद के इस देश की आज़ादी को, इस देश को आज़ाद कराया। आज़ादी से ठीक पहले 13 मार्च 1947 को नागौर जिले में डीडवाना के पास डाबड़ा में किसानों ने जागीरी जुल्मों से तंग आकर क्रांतिकारियों से अनुरोध किया कि वे कुछ करें। मैं अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचा और उस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। सभा हो ही रही थी कि फिरंगी सेना ने धावा बोल दिया जिसमें कोई आधा दर्जन किसान शहीद हुए थे। इस घटना ने फिरंगियों की नाक में दम कर दिया था। हालांकि मुझे दुख है कि शहादत देने वाले किसानों को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। तमाम संघर्षों का प्रतिफल आखिरकार हमें मिला 15 अगस्त 1947 को, जब भारत आजाद हुआ। कई पीढ़ियों की उपलब्धि थी ये। एक तरफ अपार खुशी थी तो दूसरी तरफ था बहुत से अपनों को असमय ही खोने का गम। आजादी की हवा में सांस ली ही थी कि सामने देखा चुनौतियों का अंबार। तब मैं अक्सर गुनगुनाया करता था, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है।
वो ताल ठोक करके अपनी बात कहते थे और चेहरे पर भाव भंगिमा और आक्रोश ऐसा कि लगता है कि अभी ये व्यक्ति हमला कर देगा, लेकिन उनका जो लॉजिक होता था, उनका जो आर्ग्यूमेंट होता था, वो उसका जो फोर्स होता था, उस कन्विक्शन के साथ में वो अपनी बात वो रखते थे। उस समय वो इतने अक्खड़ और फक्खड़ थे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बड़े बड़े अब जो मंत्री बन गए हैं, कोई राज्यपाल बन गए हैं, कोई राजनीति में कई तरह के अखाड़े चलाने वाले बन गए हैं, वो मामा के शिष्य की तरह से थे। तो मैं उस समय को याद करता हूँ कि युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए भी एक सक्षम पीढ़ी होनी चाहिए। जो योग्य व्यक्ति होगा वही किसी योग्य को पहचानेगा और उसको आगे बढ़ाएगा। कि जो निर्भीक उनका व्यक्तित्व था, वो उनकी पत्रकारिता में रोजाना झलकता था। मतलब कोई भीरुता नहीं थी उसमें, बहुत खुले रूप से लिखते थे, बिना दबे हुए लिखते थे। सामाजिक अन्याय के विरुद्ध लिखना हो, या सरकार के विरुद्ध लिखना हो, या सामंतों के विरुद्ध लिखना हो, या दरबार के विरुद्ध लिखना हो, या स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को प्रेरित करने के लिए कुछ बातें करनी हो, इन सब में वो बहुत स्वच्छंद रूप से, खुले रूप से, निर्भीकता से अपने प्रजा सेवक का उपयोग करते थे। वो निर्भीक पत्रकार ने उनको ये साधना करा। बिल्कुल स्ट्रांग हेडेड, कड़क दिमाग के व्यक्ति थे। वो कोई लल्लू चप्पू या इस प्रकार की कोई बात कर दे या उनको पथ से विचलित करने की कोई बात करे, वो उन्हें बर्दाश्त ही नहीं करते थे। और वो ताल ठोक करके अपनी बात कहते थे, आक्रोशित होकर के वो बात कहते थे, और एक इस प्रकार की हुंकार कि लोगों में प्रेरणा का संचार हो जाए, ये उस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, इसलिए नहीं कि मैं मामा साहब के बारे में बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कि मैंने उनको करीब से देखा। कई बार मुझे अवसर मिला उनसे चर्चा करने का, लेकिन उनके अंदर जो जज्बा था, उनके अंदर जो बात थी, मैं समझता हूं कि उनका मूल्यांकन नहीं हुआ। एक गांधी थे जो विभाजन से लहूलुहान भारत माता के जख्मों पर मरहम लगा रहे थे, तो दूसरे थे पंडित नेहरू, जिन्होंने शून्य से शिखर तक की भारत यात्रा के शंखनाद में अपने को झोंक डाला था। वरिष्ठ सहयोगी के रूप में उन्हें सरदार पटेल जैसा लौह पुरुष मिल गया था। अरे 1947 में मिली आजादी तो महज राजनीतिक थी। सामाजिक, मानसिक और आर्थिक आजादी के लिए ताना बाना नए सिरे से बुनने की जरूरत थी। मेरे साथ के बहुत से लोग सत्ता की दौड़ में शामिल हो चुके थे। दलित और निम्न मध्यम वर्ग तो आजादी तक से बेखबर संघर्ष की चक्की में पिस रहा था। रियासतों और फिरंगियों ने दशकों पहले ऊंच नीच, जात पात, हिंदू मुस्लिम, सवर्ण दलित, अगड़ा पिछड़ा की जो विष बेल बोई थी, वो अब लहलहा रही थी। संविधान ने हालांकि इन सब विभेदों को नकारा था, लेकिन रूढ़ियों से ग्रस्त अनपढ़ समाज तक संविधान की आवाज पहुंचती कहां थी। हम तो नींव के पत्थर थे और उन पत्थरों में कंगूरा बनने की चाहत होती ही नहीं। मैंने देखा है सांप्रदायिकता का वो दंश जिसने भारत माता के टुकड़े कर डाले थे। सर्वधर्म संभाव वाला भारत हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा है, तो कट्टरपंथ ने उसे बहुत गहरे जख्म भी दिए हैं। धर्म के नाम पर खूनी बंटवारे का मैं गवाह रहा हूं, जिसे विश्व की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी कहा जाता है। मैं तो उस राजस्थान का नुमाइंदा हूं जहां भारत की सबसे लंबी सरहद है। आजादी के बाद हमारा सबसे बड़ा संकल्प यही रहा कि जो हो चुका, अब कोई चमन न उजड़े, और मैं सांप्रदायिक सद्भाव की दिशा में निकल पड़ा। मुझे जब राजस्थान जेल सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया तो कैदियों की दशा सुधारने के लिए मैं जो कर सकता था वो मैंने किया। ईद, दीपावली, क्रिसमस सब मिलकर मनाते थे। इससे कैदियों में सर्वधर्म समभाव का भाव उदित हुआ और वे अच्छे नागरिक बनकर समाज का हिस्सा बने। जो संस्कार मैंने अपने कैदियों को दिए, वही संस्कार मेरे परिवार में पड़े। यहां तक कि मेरे पुत्र को कलमा और आयत पढ़ने में महारत हासिल है। कुरान शरीफ के अंदर जो कलमा लिखा हुआ है, जो मेरे फादर ने मेरे को उस जमाने में मेरे को कई बार दोहराया, तो मेरे दिमाग के अंदर आज तक भी वो कलमा आज तक भी याद है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।
और उसके बाद में दूसरा कलमा उन्होंने मेरे को बताया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन सब का अर्थ बखूबी इस्लाम से को मानने वाले सभी समझते अच्छी तरह समझ सकते हैं। मेरे को पूरी उर्दू लैंग्वेज भी मेरे पिता मामा अचलेश्वर प्रसाद शर्मा ने सिखाई और मैं उर्दू लैंग्वेज का और उर्दू शेर व शायरी का बहुत अच्छा जानकार हूँ। मैंने उस दौरान जो एक शायरी सुनी, जो मैंने एक शायरी दोहराई वहाँ पर, उस वक्त में वो मैं शायरी भी यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ। मेरे पिता की तरह ही मैं लोगों की किसी से मदद नहीं चाहता था, इसलिए मैंने वो शायरी उस वक्त में पढ़ी थी। मेरी मदद न कर, मुझे खाने दे ठोकरें, मुझको नहीं पसंद सहारों की ज़िंदगी। मैं बचपन से इनको देखता आ रहा हूँ। ये स्वतंत्रता सेनानी के अलावा भी समाज सेवक पूरे थे और इनके यहाँ सुबह और शाम आदमियों का तांता लगा ही रहता और स्वतंत्रता सेनानी थे। और ये इनके कार्यकाल में बहुत स्वतंत्रता सेनानियों के काम हुए हैं और हर नेता और हर मजहब का आदमी इनके साथ जुड़ा रहता था और ये खुद जुड़े रहते और रात और दिन इन्हीं का समाज सेवा का ही काम रहता था। ये जेल सुधारक के आयोग के चेयरमैन थे और जेल से कैदियों को बिना हथकड़ी से यहाँ नमाज पढ़ने अदा करने के लिए लाते थे। तब हम अचंभित होते कि देखो यार, इनका मामा जी का काम कितना अच्छा है, समाज सुधारक में सक्रिय रहे। और मेरा ख्याल है जब तक छोटे बड़े कोई भी बच्चा भी इनका आता है कि भाई समाज सुधार के लिए चलो मेरे साथ। प्रजा सेवक प्रेस भी है ना, सभी मतलब धर्म के और यहाँ के पब्लिक के दुख दर्द के बारे में सब छापा करते थे और उसके लिए संघर्षशील रहते थे। हमेशा हर धर्म का आदमी आता था, उसके साथ में जाकर उसका काम कराया करते थे। बस हमने ठान लिया कि आजाद भारत में सबसे पहले अस्पृश्यता दूर करनी है। हमने जागरूकता अभियान चलाए और हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष होने के माध्यम से जोधपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना और देखते देखते राजपूताना के सभी बड़े मंदिरों में हरिजनों का प्रवेश होने लगा। 2 जून 1955 का दिन यादगार बन गया जब आजादी के सच्चे सिपाहियों की प्रेरणा से जोधपुर के रघुनाथ मंदिर में मेरे नेतृत्व में हरिजनों ने प्रवेश किया। और उसके बाद तो करीब करीब सभी मंदिरों में दलित और हरिजनों से भेदभाव समाप्त हो गया था। 5 दिसंबर 1957 को गंग श्याम जी मंदिर में प्रवेश के दौरान तो कट्टरपंथियों ने हम सब की पिटाई कर दी, तो स्थानीय लोगों ने ही उनके छक्के छुड़ा दिए। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष के तौर पर मैंने यदि छुआछूत के खिलाफ संघर्ष किया तो समाज सेवा को भी उतना ही महत्व दिया। अचलेश्वर प्रसाद मामा जी सामाजिक समरसता के सबसे बड़े प्रबल समर्थक थे और उस सामाजिक समरसता को बनाने के लिए न केवल उन्होंने अपने देश के अंदर जो हमारा आंदोलन था स्वतंत्रता का, उस आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया, बल्कि सामाजिक समरसता की जो नींव मजबूत रखी उन्होंने, उसके लिए उनको आज हमारा समाज, वाल्मीकि समाज जो है, उनको बहुत ही आदर के साथ में याद करता है। सामाजिक समरसता का जो आंदोलन चला हमारे देश में, वो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग चला, लेकिन जोधपुर के अंदर उस सामाजिक समरसता के वो प्रतीक रूप में आज भी जाने जाते हैं। वो केवल जुमलेबाजी वाले सामंजस्यवादी या निचले तबके के लोगों के या अल्पसंख्यकों के जैसे नहीं थे, बल्कि असल में थे। जब कभी उनको व्यवहारिक रूप से उनके जीवन में ये स्पष्ट दिखाई देता है कि वो व्यवहारिक रूप से उन सब बातों में विश्वास करते थे जो कि सिद्धांत में प्रतिपादित करते थे। एकता और सामंजस्य और स्वार्थ और पिछड़ों की सेवा और अल्पसंख्यकों के उत्थान के प्रयास और जहाँ भी अत्याचार हो रहा है उसका विरोध, ये सब उनके व्यक्तित्व के गुणों में शामिल थे। पत्रकारिता जो है वो कोई पेट की आग बुझाने के लिए नहीं है। मेरी नज़र में पत्रकारिता जो है वो आत्मा का भोजन है, वो मिशन है मेरा। और मैं उस लिए और मुझे कोई भौतिक सुखों के लिए, कोई वेल्थ को क्रिएट करने के लिए, बड़ा पूंजीपति या बड़ा अखबार बन जाने के लिए नहीं। मुझे तो उन वंचितों की, शोषितों की, पिछड़ों की, दलितों की, हरिजनों की उनकी आवाज़। जोधपुर छात्रावास जो समाज कल्याण का, उससे मेरे को हटा दिया गया। तब मैं मामा श्री के पास गया था और उन्होंने मेरा वापस एडमिशन करवाया।
उस बाबत जैसे पूनम चंद जी बिश्नोई वाला मैटर है कि वो मंत्री जी आए हुए थे सर्किट हाउस और उनसे मामा श्री ने मिल के और कहा ये ऐसा बच्चा है जो आज तक फर्स्ट क्लास रहा है और इसका एडमिशन हो गया यार, यहाँ भी कर दिया यार। वो कहते हैं अब इसको हटा दिया, जगह नहीं है। तो वहाँ से वो यादव को कह के जो समाज कल्याण मिनिस्टर था 50 की जगह 60 की स्ट्रेंथ करवाई और फिर मेरा वापस एडमिशन हुआ। उस एडमिशन के बाद भी जब मैं 3 या 4 साल बाद इंजीनियरिंग करके निकला तो मामा श्री के पास गया, मामा मैं पास हो गया हूँ। तो उन्होंने मेरा स्टेट पीडब्ल्यूडी के एससी और सेंट्रल पीडब्ल्यूडी के एससी दोनों के ऑफिस थे उस ज़माने में, तो उनको कहा तो उन्होंने एज ए जूनियर इंजीनियर की मेरी नौकरी दिलवाई। बिल्डिंगें बनती है, बड़े बड़े भव्य बिल्डिंग बनती है और जब उस बिल्डिंग को देखते हैं तो उस बिल्डिंग की भव्यता को देखकर हम बड़ा खुश होते हैं कि क्या आलिशान बिल्डिंग बनी है। हम वो चीज़ भूल जाते हैं कि वो बिल्डिंग किस पे टिकी हुई है, उस नींव पे टिकी हुई है। तो मामा जी जैसे कई व्यक्ति थे जिन्होंने नींव के रूप में काम किया। हालांकि राजनीतिक पैंतरेबाजी मुझे कभी रुचिकर नहीं लगी। 1971 में प्रजा सेवक साप्ताहिक की रजत जयंती धूमधाम से मनाई गई। समारोह की मुख्य अतिथि थीं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। वो इंदिरा जिसे मैंने बचपन से इलाहाबाद के आनंद भवन में देखा था और मेरे लिए वो आजीवन इंदु ही रहीं। तो इस बात की तो खुशी हुई कि इंदिरा जी ने प्रजा सेवक जैसे पत्र को और उसके संपादक को मामा जी को मान्यता दी। नहीं तो प्रधानमंत्री के साप्ताहिक में जाने का मेरे कोई दूसरा उदाहरण मेरे पास नहीं है। इंदिरा ने मुझसे जोधपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ने का अनुरोध किया तो मैंने नम्रतापूर्वक चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। मैंने कहा था मैं गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए समाज सेवा कर रहा हूं। संघर्षों की आंच ने इतना तपा दिया था कि क्या होगा इसका मुझे पहले ही आभास हो जाता था। जनवरी 1971 के प्रजा सेवक में मैंने छापा था इंदिरा जी विश्व की सबसे बड़ी समाजवादी नेता हैं। मध्यावधि चुनाव में नई कांग्रेस की कम से कम 350 सीटों पर जीत होगी और ये भविष्यवाणी सच साबित हुई। बहुत सी स्मृतियां हैं इंदिरा जी के साथ। उन्होंने इंदिरा गांधी को 6 महीने तक हिंदी सिखाई थी इलाहाबाद के अंदर। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के वहां पर अतिथि बन के रहे थे क्योंकि जोधपुर रियासत ने उनको देश निकाला दे दिया था। न जाने उनको कितनी बार देश निकाला दिया गया, न जाने उनको कितनी बार उनकी प्रेस जब्त हुई, न जाने कितनी बार उनको 7 दीपावलियों तक जेल में रहना पड़ा। कुल मिलाकर 11 साल की अमानुषिक यातना सहन करने वाला भारत का एकमात्र स्वतंत्र सेनानी था, मैं दावे के साथ कहता हूं। और कोई नहीं था, और कोई नहीं था, और कोई नहीं था। मैं अपने सुयोग्य पुत्र दिनेश शर्मा के इन प्रयासों से अभिभूत हूं कि आज वो तीर्थ मानकर उन सभी स्थानों का दौरा कर रहा है जहां मैं और मेरे साथ कई स्वतंत्रता सेनानियों को बंद रखकर यातनाएं दी गई थीं। चाहे वो अजमेर की जेल हो, चाहे ब्यावर का कारागृह, वो जोधपुर की बड़ी जेल हो या फिर बालोतरा की जेल। जैसलमेर, नागौर और दौलतपुरा की जेलों की दशा देखकर तो दिनेश का आज भी खून खौल उठता है। देखते देखते 1974 आ गया। संघर्ष से लेकर कामयाबी तक, गुलामी से लेकर आजादी तक क्या कुछ नहीं देखा मैंने। मुझे गर्व है कि मैं उस कालखंड का हिस्सा रहा जिसने अपने खून पसीने से इस पवित्र भारत भूमि को सींचा है। उन्होंने जो जन आंदोलन पैदा किया, जोधपुर में ही नहीं, राजस्थान में ही नहीं और देश भर में जब स्वतंत्रता सेनानियों की बात चलती है तो मामा अचलेश्वर प्रसाद शर्मा सबसे आगे। और वो तो जगत मामा हो गए थे, मामा साहब, मामा साहब, मामा साहब, मामा जी, मामा साहब, मामा साहब चलते थे। तो धन्य है धरा के ऐसे व्यक्तित्वों को जन्म दिया। अब शरीर थकने लगा था, मेरी सामाजिक जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही थीं और 15 सितंबर 1974 को मैं पूरे गर्व के साथ भारत माता की माटी से जा मिला। सच कहूं तो मैं तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये मेरा अहोभाग्य कि मुझे अपने देश, राज्य, शहर और समाज के लिए कुछ करने का अवसर मिला। मैं देश और खासकर मरुधरा की माटी का एक कण मात्र ही तो हूं
और माटी कभी खत्म नहीं होती, वो तो जीवनदायिनी शक्ति होती है। वही तो हूं मैं, आप सबका अचलेश्वर प्रसाद शर्मा उर्फ मामा जी। साथियों, हमेशा याद रखना, ये भारतवर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है। तन मन धन प्राण चढ़ाएंगे, हम इसका मान बढ़ाएंगे। जग का सौभाग्य सितारा है, ये भारतवर्ष हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा है। मैं दिनेश शर्मा, मामा जी अचलेश्वर प्रसाद शर्मा का छोटा पुत्र, इसका गवाह हूं कि सिर्फ जोधपुर ही नहीं, राजस्थान और देश के विभिन्न हिस्सों में बाबूजी बहुत आदर और सम्मान से याद किए जाते हैं। भारत को आजाद कराना और आजाद भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के तौर पर फिर से विकसित करना उनकी पहली और अंतिम प्राथमिकता रही। प्रजा सेवक उनकी आत्मा की आवाज रहा। इस देश की कम से कम 3 पीढ़ियों ने देखा है प्रजा सेवक का जादू। मामा साहब के बाद प्रजा सेवक की जिम्मेदारी बखूबी संभाली मेरे भैया विजय कृष्ण ने। मुझसे कहीं ज्यादा परिपक्व और सुलझे हुए थे विजय कृष्ण शर्मा। बाबूजी के बाद वे मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा और संबल थे। जोधपुर के लोग तो उनमें ही मामा साहब की छवि देखते थे। विजय में मामा साहब के सब गुण विद्यमान थे, ये निर्भीकता वाले जो मैंने प्रत्यक्षता देखे हैं। मामा साहब के गुणों को मुझे देखने का मौका नहीं मिला, सुनने का ही मिला, लेकिन विजय की निर्भीकता को मैंने स्वयं अनेक बार देखा। मामा साहब हमेशा कहा करते थे कि देश के लिए जो कुछ भी किया जाए वो कम है, क्योंकि ये हर नागरिक का फर्ज है, लेकिन उसके प्रतिदान में अपने लिए कुछ प्राप्त करना बिल्कुल उचित नहीं। इस बात को उनके पूरे परिवार ने आज तक गांठ बांध कर रखा है। मेरी जीजी शारदा शर्मा थोड़ी बड़े होते ही मां और बाबूजी के काम में हाथ बटाने लगी, लेकिन इतनी अंतर्मुखी रहीं कि वो केवल स्मृतियों में हैं। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा का आभा मंडल इतना विशाल था कि आजादी के बाद से आज तक उसकी चमक फीकी नहीं पड़ी है। इंदिरा जी से पारिवारिक जुड़ाव होने के कारण जनसेवा करने की ललक मुझे उन्हें देखकर ही हुई। उनके बाद राजीव गांधी से भी मेरी निकटता रही। यदि राजस्थान और जोधपुर की बात करूं तो वे चाहे बरकतुल्ला खान, शिवचरण माथुर, अशोक गहलोत या नरपतराम बरबड़ या फिर मशहूर मिर्धा परिवार, मदेरणा परिवार, बैद परिवार, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे या वर्तमान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बहुत लंबी सूची है। चुनाव लड़ने के अवसर भी मुझे मिले, लेकिन मामा साहब का गुरु मंत्र कि हमें प्रतिदान नहीं लेना चाहिए हमेशा मेरे साथ रहा है। आज 2022 है। बाबूजी के देह त्याग के बाद 4 युग बीत गए। सहसा खबर मिली कि आजादी के अमृत महोत्सव पर जोधपुर में मामा साहब का पुण्य स्मरण करना है। बात सामान्य सी थी, लेकिन मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ था। उनकी संतान होने के नाते मैं उस जगह खड़ा कर दिया गया जहां मामा साहब को होना था। भावना और कर्तव्य के बीच आंखें भरी रहीं और गला रुंधा रहा। भले ही मैं उनका आत्मज हूं, लेकिन उनकी जगह कोई ले सकता है क्या? कोई नहीं। लेकिन हां, यह गर्व मुझे और जोधाना सहित पूरे भारत को यह प्रेरणा दे गया कि वे हम सब के बीच जीवित हैं और रहेंगे। अब देखिए ना, मैं तो इतना सौभाग्यशाली रहा कि मामा साहब ने अपने घर का नाम ही दिनेश भवन रख दिया था। ये वो बालकनी है जहां मामा साहब बैठा करते थे और लोगों से बतियाते थे। इसी घर में प्रजा सेवक की प्रेस थी और दफ्तर था। ये वो प्रेस थी जो बिना किसी तामझाम के हाथ से चलाई जाती थी। ये स्थान प्रजा सेवक साप्ताहिक कार्यालय हमारे दिनेश भवन के अंदर बना हुआ था, जिसके लिए मेरे पिताजी उस बालकनी में हमेशा सवेरे 4-5 बजे बैठकर न्यूज़ तैयार करते थे। और ये जितनी भी किताबें और यहाँ पर जितने भी पुराने, जितने भी 1940 से लेकर अब तक का पूरा इतिहास जो है वो इन बाउंड बुकों के अंदर बंद है। और इसके नीचे वाले स्थान के ऊपर मेरा पूरा स्टाफ बैठता था और मेरे कंपोजिंग स्टाफ बैठता था मेरे पिताजी का। और इस गेट से मेरे माताजी और मेरी बहन उनके लिए खाना, चाय, दूध, नाश्ता सभी चीज़ें लेकर आया करती थी। भगवान के प्रसादी
सभी चीज़ें लेकर आया करती थी। ये रास्ता है, ये अलग से सीढ़ियाँ उतरती हैं और वो प्रेस की सीढ़ियाँ हैं। अचलेश्वर प्रसाद जी अखबार के निकालते थे और अंग्रेज़ों से लड़ते थे और हम उनके सहयोग करते रहते थे। और बाद में उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते अखबार का बाहर प्रचार करते रहते थे और जनता उनको सहयोग देती रहती थी। पैसों की बहुत दिक्कत होती थी, फिर भी जनता अखबार ले जाते थे और पैसे देते थे हमारे को। हम उनके साथ में सहयोग करते थे, संघर्ष में सहयोग देते रहते। ये जो मैं प्रजा सेवक साप्ताहिक के पन्ने पलट के इन दस्तावेजों को देख रहा हूँ, ये दस्तावेज नहीं है, ये एक ऐतिहासिक धरोहर है इस देश के लिए। जो कोई भी पढ़ेगा, और जो लोग पढ़ चुके वो तो आदर्शों पे चलने लग गए मामा साहब के, लेकिन जो कोई भी नई पीढ़ी के लोग पढ़ेंगे उनके सामने ये जो धरोहर वो हमको सौंप के गए हैं, मुझे सौंप के गए हैं। मैं इनको सिर्फ मात्र दस्तावेज नहीं समझता, मैं इन दस्तावेजों को, इस समाचार पत्र को, प्रजा सेवक साप्ताहिक को अपने सीने से कलेजे से लगाए रखूँगा। और ये जो उन्होंने दिया जलाया है वो हमेशा मेरे जीते जी जिंदगी भर जलाता रहूँगा। इस दिए को, प्रजा सेवक साप्ताहिक समाचार पत्र उसी गति से निकलता रहेगा। मैं आज भारत के ऐतिहासिक समाचार पत्र प्रजा सेवक साप्ताहिक के 1940 से निकलने वाले अब तक के सारे अंक देख रहा था। देखकर मैं सोचता रह गया कि मामा साहब ने इस समाचार पत्र के माध्यम से कितनी बड़ी क्रांति पैदा की। कितने लोग इसको पढ़ने के बाद में मामा साहब से प्रेरित होकर इस देश के आंदोलन, आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कूदकर लाठियां गोलियां खाई, सत्याग्रह किए, अमानुष की यातनाएं सहन की। मामा साहब को उस 1940 से लेके और 74 तक के बीच के अंदर कम से कम 11 साल की उनको सजा हुई। मामा साहब का सामाजिक दायरा बहुत बड़ा था। मैं आज भी उन सब से मिलता जुलता रहता हूं जो उनके सहयोगी रहे। बहुत ही कर्मठ और निडर संपादक थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ और राजा महाराजाओं के उनके सामंतशाही के खिलाफ उनके विचार और उनके जो दृष्टिकोण हैं वो उनके अखबार में झलकता था। और अंग्रेज़ उनसे इतने नाराज़ रहते थे कि कई बार उनके प्रेस जब्त किए, उनको ऐसो हवालात में बंद किया, जगह जगह उन्होंने जेल में अपने बहुमूल्य समय अपना बिताया। मामा जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे और इन्होंने अंग्रेज़ों से मुकाबला किया है और अंग्रेज़ों से इतना ऐसा मुकाबला किया है कि उन्होंने अपनी हार नहीं मानी कहीं भी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम हिंदुस्तान को आज़ाद करा के रहेंगे और बहुत सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। उन्होंने गांधी के आचरण और विचार को जीवन में अपनाते हुए, खादी पहनते हुए और साथ ही स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देश को आज़ाद करवाने में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया वो उल्लेखनीय है। जो मामा जी ने संपादक रह के काम किया है प्रजा प्रेस का, ये पहला जोधपुर के अंदर नाम था उनका। बड़ा काम किया, वो काम हर एक नहीं कर सकता था और बहुत दबंग व्यक्ति थे। अपने घर बार बच्चों को भूल गए और सिर्फ मैदान में उतर गए। मुख्यमंत्री से लेकर
सभी राजनेता उनके साथ उनका सौहार्दपूर्ण संपर्क और संबंध रहा और गांधी के हरिजन क्रांति के वे सूत्रधार भी रहे। मुझे उनका नाम लेते हुए बार बार गर्व और संतोष का अनुभव होता है। ये तिरंगा है। मेरी मां ने अंग्रेजों के झंडे यूनियन जैक को फाड़कर इसे फहराया था और गोली खाई थी। आन बान और शान है ये तिरंगा, जिसने प्रजा सेवक को उसके सच्चे मायने प्रदान किए। देश प्रेम और आजादी के मतवालों को नमन करने का मन हो तो इसे फहरा कर तो देखिए। आसमान में उड़ते परिंदे तक बोल उठेंगे, जय हिंद। ये है हमारा अंदर का कमरा, जहां बाबूजी के नित्य उपयोग की सारी चीजें मौजूद हैं। ये मामा अचलेश्वर प्रसाद शर्मा का उस जमाने का चश्मा। मामा अचलेश्वर प्रसाद शर्मा की वैसे तो आंखें बहुत तेज थीं, दूरदृष्टि बहुत तेज थी, लेकिन कभी कभी समाचार पत्र पढ़ने के लिए उनको पास की दृष्टि के चश्मे का प्रयोग करना पड़ता था। ये उस समय का चश्मा है, सन 40 के समय का चश्मा मामा साहब का है। ये मामा साहब की वो रिस्ट वॉच है, ये वो घड़ी है जिसको देख के वो हर समय सचेत रहते थे कि इस समय मेरे को ये काम करना है, इस समय ये काम करना है। सवेरे 4 बजे से जग के रात को 12 बजे तक वो समाचार पत्रों के लिए और देश की आज़ादी के लिए काम करते थे। इसी प्रकार वो अलार्म वाली इस घड़ी के जरिए अलार्म लगा के रखते थे कि जब कभी भी उनको ज़रूरत पड़े कि उस समय इस देश की आज़ादी के लिए सचेत होना है या समाचार लिखने के लिए सचेत होना है, वो इस अलार्म वाली घड़ी से हमेशा अलार्म के द्वारा वो सुनते रहते थे। इसी तरह से ये घड़ियाँ जो हैं वो इसी तरह से हैं। आखिरी समय में उन्होंने ये लाठी संभाली जो यहाँ से लेके और जबरेश्वर महादेव का मंदिर है गोल्ड बिल्डिंग के ऊपर, वहाँ तक महादेव जी के दर्शन करने के लिए जाते थे। ये उस जमाने का मर्फी रेडियो है जो मामा साहब जिससे पूरे देश, दुनिया के, प्रदेश के और गाँवों के समाचार सुना करते थे और देश के अंदर क्या हो रहा है उसके लिए यही एकमात्र माध्यम था उस वक्त के अंदर, समाचार पत्रों के अलावा रेडियो। और इस रेडियो से आने वाले संदेशों को सुन के और वो आगे आज़ादी के कार्यक्रमों में भाग लेते थे और अपनी लेखनी लिखते थे। बाजू में ही है एक कमरा जो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, पूरे भारत के लिए आजादी का मंदिर है। ये वह पूजा स्थल है जहाँ पर मामा अचलेश्वर प्रसाद शर्मा सवेरे 5 बजे उठकर और सबसे पहले स्नान ध्यान से निवृत्त होकर और 2 अगरबत्ती हमेशा भगवान के सामने, माता के सामने लगाते थे। और शायद मेरे को लगता है कि वहीं से उनको वो दिव्य शक्ति मिलती थी जिससे वो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए और समाज में एकता लाने के लिए कार्य किया करते थे। उन्होंने इन सभी देवी देवताओं को हमेशा 2 अगरबत्ती लगाकर नमन करते हुए ही अपने ज़िंदगी के सारे कार्य शुरू किए। विशेष तौर पे वो शिव जी के भक्त थे और क्योंकि उनका नाम अचलेश्वर था इसलिए शिव जी का नाम भी अचलेश्वर था और शिव जी के भक्त थे और शिव जी को के साथ साथ में माता वैष्णो देवी को मानते थे और उनकी ही सारी शक्ति से वो प्रेरित होके आगे बढ़ते रहते। इसी तरह हमारा सारा परिवार इन सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए अगरबत्ती, दिया, धूप जो भी मेरी माताजी और मेरे भाई बहन दूसरे किया करते थे। और विशेष तौर पे मेरी माताजी, क्योंकि उनका नाम माता कृष्ण कुमारी शर्मा था, इसलिए वो कृष्ण भगवान की विशेष स्तुति जरूर करती थी। ये उनकी लोकप्रियता ही थी कि जोधपुर के सांगरिया गांव में उनके नाम से मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर कॉलोनी बस गई, उद्यान बन गया और स्कूल बन गया। वहां के सभी निवासी अत्यंत गौरवान्वित हैं। स्मृतियां अमिट रखने के लिए उनकी प्रतिमा स्थापित करने की बात जोर शोर से उठी। वो चाहे राज्य हो या केंद्र, सरकारें आईं और गईं, सबने राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को सादर स्वीकार किया। लेकिन अश्रुपूरित सच्चाई तो यही है कि उनकी प्रतिमा आज भी
अपने स्थापित होने की बाट जो रही है। जोधपुर के गांधी अध्ययन केंद्र के बाहर ये वो स्थान है जहां मामाजी की मूर्ति लगना प्रस्तावित है। इसमें कोई शक नहीं कि 15 सितंबर 1974 के बाद से अब तक बाबूजी के परिजनों के सहयोग से बनी मूर्ति का अनावरण किसी भी सरकार ने आवश्यक नहीं समझा। न जाने वो दिन कब आएगा जब हम गौरवान्वित महसूस करेंगे। आज भी शिक्षण और सरकारी संस्थानों में प्रजा सेवक और अचलेश्वर प्रसाद जी की प्रखर पत्रकारिता के चर्चे हैं। एक ऐसा अखबार था जो जुझारू था, जिसकी हम कल्पना करते थे कि अखबार कैसा हो, पत्रकार कैसा हो। और आज भी अगर मैं जब यूनिवर्सिटीज़ में कहीं पढ़ाने जाता हूँ तो उन अखबारों का जिक्र करता हूँ कि अखबार का मायना क्या है, पत्रकारिता का मायना क्या है, संपादक का मायना क्या है। तो हम मामा साहब का उदाहरण देते हैं, प्रजा सेवक का उदाहरण देते हैं कि ये वो अखबार थे जो ये परवाह नहीं करते थे कि किस पर क्या असर पड़ेगा। वो व्यवस्था के खिलाफ थे। और अखबार, एक पत्रकार क्या है जो व्यवस्था से राजी नहीं है। मामा साहब उस देसी राज व्यवस्था से राजी नहीं थे, उस अंग्रेज की व्यवस्था से राजी नहीं थे। तो दो लेवल पर उनको लड़ाई लड़नी पड़ी। एक तो जो स्थानीय रियासतें थी, राजा महाराजाओं का ज़माना था, वो उनके ऊपर जुल्म करता था, और फिर ऊपर अंग्रेज को हमें हिंदुस्तान से बाहर करना था। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई थी। और जिस जंग में वो सिपाही बने, वो सुन के आज हमारा गर्व, मेरा सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है कि वो मेरे परिवार के थे, मेरे पिताजी के भाई की तरह थे, तो मेरे परिवार के थे। तो मैं ऐसे परिवार से आता हूँ, तो इसका आज हमें गर्व है। और हमारे आज सबसे बड़ी ज़रूरत ये भी है कि नई पत्रकारिता की नई पीढ़ी को, और दूसरी पीढ़ी जो पत्रकारिता में नहीं है लेकिन इस आज़ाद हिंदुस्तान की तीसरी पीढ़ी है, उसको ऐसे लोगों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह सकता, और नहीं कहने की स्थिति है मेरी, कि ऐसे स्थिति इसलिए नहीं है कि ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में अचलेश्वर शर्मा जी, जिनको मामा के नाम से, माँ से बड़ा शब्द फिर मेरे वही शब्द आता है, इतने प्रिय और इतने अच्छे पत्रकार के बारे में वहाँ कोई व्याख्यान माला नहीं हो पाई, या उनके कंटेंट को या सिलवाई में नहीं हो पाई। तो ये मैं भी एक बार एक दोस्त तो मानता हूँ कि इस तरह की स्थिति रहते हुए ऐसे स्वतंत्रता सेनानी पत्रकारों को तो कम से कम पत्रकार विभाग को नवाजना ही चाहिए। इस गलती को हम जल्दी सुधार कर और एक इनकी व्याख्यानमाला या इन पर किसी भी तरह की कोई चर्चाएं, क्या अच्छा हो सकता है। विभाग के साथ ही मेरे प्रोफेसर हैं, उनके साथ एकेडमिक डायरेक्टर के साथ और कोई अन्य प्रोफेसर्स और आप सब लोगों को, वो रिसर्च करके दिनेश जी को भी बुलाएंगे कि एक इस तरह की एक आयोजन रखा जाए, एक दिन की व्याख्यान माला की जाए और उसको हम पूरी महत्ता के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बहुत से उभरते पत्रकारों, लेखकों और साहित्यकारों को मंच दिया। मामा अचलेश्वर प्रसाद वास्तव में पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरे पहले फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड थे। मैं उस समय जोधपुर में न्यू गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ हायर सेकेंडरी स्कूल रतनलाड़ा में पढ़ता था, और उन दिनों में मुझे सुबह शाम को समय मिलता था। तो मामा जी से मेरा परिचय हुआ। वो उनका घर सरदारपुरा गोल बिल्डिंग के पास, तो मैं वहाँ जाने लगा। मुझे लोगों ने कहा तुम मामा जी से मिलो। तो मामा जी से मेरी पहली मुलाकात हुई और मैं आज भी उनको याद करता हूँ तो ऐसा अनुभव करता हूँ कि इतना स्नेह, इतना प्यार और इतना साथी की तरह से मुझे उन्होंने प्रेरित किया और पत्रकारिता से जोड़ा। कभी वो मेरी कविता छापते थे, कभी मेरी वो कहानी छापते थे, कभी मेरे द्वारा मेरे गांव के लूणी के समाचार में लाता था, उनको छापते थे। वो मेरे को उन्होंने प्रोत्साहन बहुत दिया।
मेरे व्यक्तिगत जीवन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आज मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूं पत्रकारिता में, उसकी नींव कहीं उन्होंने रखी थी। आज ये सोचकर ही मुझे रोमांच होता है कि मेरा पहला लिखा हुआ कुछ भी लेख था वो उन्होंने प्रजा सेवक में छापा था। और मैं जानता हूँ कि वो कोई बहुत ही अधकचरी जैसी चीज़ रही होगी, लेकिन उन्होंने बड़े प्रेम से अपने अखबार में छापा ही नहीं। मैं जब वो उसकी प्रति लेने गया तो उन्होंने मुझ पीठ ठोकी मेरी और अपने जेब से 25 रुपये निकाल के मुझे दिए कि ये तेरा मेहनताना। मैं जानता हूँ वो मेहनताना तो नहीं था, वो उनका आशीर्वाद था, और वही आशीर्वाद है जिसने हमको इस पत्रकारिता में आगे बढ़ाया और मैं आज इस मुकाम पर पहुँचा। मेरी नींव को बनाने वालों में अचलेश्वर प्रसाद मामा पहले व्यक्ति थे और मुझे बच्चों की तरह पास बैठा लेते थे। खादी का कुर्ता, खादी की धोती, ये टोपी उनकी पहचान थी और चप्पलें पहना करते थे। और वो मुझे कभी रसगुल्ले खिलाते, कभी मुझे रबड़ी खिलाते, कभी मुझे चाय पिलाते। मुझे हमेशा मेरे उत्साहित करते थे वो, जैसे मेरे दोस्त हों। कभी ये नहीं कि मेरे पर अपना बड़प्पन या मेरे पर अपना ज्ञान या मेरे ऊपर अपना अनुभव थोपने की कोशिश की। उन्होंने मुझे सहज रूप से, एक तो वेद व्यास थारी मर्जी भाई जी लिखा अपना प्रजा सेवक में छपाना पर। तो मैं आज भी याद करता हूँ कि वो प्यार और वो स्नेह देने वाले पत्रकार अब नहीं है। बाबूजी दलगत राजनीति से बहुत ऊपर थे। मामा अचलेश्वर बिरले होते हैं जिनका सम्मान दूसरी विचारधारा के लोग भी करते हैं, और इसीलिए वो चाहे वामपंथ हो या दक्षिणपंथ या मध्य मार्ग या समाजवाद, बाबूजी के प्रति हर विचारधारा में गहरा सम्मान देखा है पूरे भारत ने। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत